नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ राधा। आइए देखते हैं देश विदेश की खबरें। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम 13वें ब्रिक्स सम्मेलन को संबोधित किया। इसमें सभी ब्रिक्स देशों को राष्ट्राध्यक्ष वर्चुअली जुड़े। उत्तर कोरिया में बुधवार और गुरुवार के दरमियान गिरी रात स्थापना दिवस परेड हुई। तानाशाह किम जोंग भी इसमें शामिल हुए। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक चले गए, लेकिन वे यहां गन लेकर लड़ाकू एयरक्राफ्ट एक करीब $85 लाख के हथियार छोड़ गए। बुधवार को आखिर भारत ने अफगानिस्तान के पेचीदा मुद्दों पर अमेरिका और रूस के एक जमीन पर ले खड़ा हुआ। अमेरिका के इलियॉन में गोलीबारी में 12 लोग घायल हो गए। 6 घायलों को सेंट लुइस अस्पताल में भर्ती करवाया। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम को 13वें ब्रिक्स सम्मेलन को संबोधित किया। इसमें सभी ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्ष वर्चुअली जुड़े। प्रधानमंत्री ने इसमें संसाधनों के साझा इस्तेमाल करने पर जोर दिया और साथ ही आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की बात भी कही थी। समिट में रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान संकट के लिए अमेरिकी सेनाओं को हटाने के जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा कि अमेरिकी और उनके सहयोगियों को अफगानिस्तान से जाने की वजह से यह नया संकट खड़ा हुआ है। अभी भी यह साफ नहीं हुआ है कि इसके रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ेगा। यह अच्छी बात है कि ब्रिक्स देशों ने इस पर फोकस किया है। मोदी ने कहा कि भारत की अध्यक्षता के दौरान हमें सभी ब्रिक्स पार्टनर से भरपूर सहयोग मिला है। इसके लिए हम आपसे भी आभारी हैं। तो 1.5 दशक में ब्रिक्स ने कई उपलब्धियां हासिल भी की हैं। इससे हम विश्व की प्रभावकारी आवाज है। विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर ध्यान देने के लिए यह मंच उपयोगी हो रहा है। हमने ब्रिक्स काउंटर एग्जीक्यूट किया है और इसमें समझौते से सहयोग का नया अध्याय भी जुड़ा है। इसके ब्रिक्स व्यापार आसान होगा तो वैक्सीनेशन रिसर्च सेंटर ने भी बनेगा। इन कदमों न सिर्फ हमारी जनता को फायदा मिलेगा, लेकिन ब्रिक्स की भूमिका भी बनी रहेगी। यह बैठक ब्रिक्स को भविष्य में और उपयोगी बनाने के लिए काम भी आएगी। तो मोदी ने कहा कि ब्रिक्स में न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनर्जी रिसर्च कॉर्पोरेशन जैसे प्लेटफॉर्म भी शुरू किए गए हैं। गवर्नर करके उन्हें हमारे पास बहुत ही कुछ है। यह भी जरूरी है कि हम असंतुष्ट आत्मसंतुष्ट ना हो। यह निश्चित करना है कि ब्रिक्स अगले 15 सालों के लिए उपयोगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी बार ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता भी की थी और इससे पहले वे 2016 में गोवा में हुई ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता कर चुके हैं। उत्तर कोरिया में बुधवार और गुरुवार के दरमियान गिरी रात स्थापना दिवस परेड हुई थी। तो तानाशाह किम जोंग भी इसमें शामिल हुए। स्थानिक मीडिया के मुताबिक यह साल आयोजित की जाने वाली इस परेड के पैरामिलिट्री एंड पब्लिक सिक्योरिटी परेड कहा जाता है। परेड का आयोजन राजधानी में किया गया था। तो इसमें मौजूदगी में फाइटर जेट्स करतब दिखाते हुए नजर भी आए थे। किम ने एक बार बालकनी से लोगों को अभिवादन करते हुए देखे थे। तो सैनिकों ने मार्च पास्ट भी किया था। डॉग स्क्वाड भी परेड का हिस्सा बनी। तो 2 साल पहले एक परेड में जारी और खतरनाक हथियार देखे जा रहे थे, लेकिन पिछले और साल ऐसा नहीं हुआ था। इस साल की यह तीसरी परेड थी। सरकार टीवी चैनलों पर कोरिया के एटॉमिक प्रोग्राम को लेकर दुनिया के कई बड़े देश परेशान थे। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने उससे सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। पिछले साल अक्टूबर में एक परेड के दौरान ब्लैकलिस्ट मिसाइल के प्रोटोटाइप भी नजर आए थे। तो जनवरी में भी इसी तरह की एक परेड किया था। खास परेड में जो बाइडेन ने शपथ ग्रहण के कुछ दिन पहले आयोजित की गई थी। इसके मायने निकाले गए क्रम के बाद नियम बाइडेन को अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। तो गुरुवार को निकाली गई परेड स्थापना दिवस की 73वीं परेड थी। एक्सपर्ट का माना जाना है कि घरेलू मार्चों में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम बिल्कुल नाकाम रहे तो कोविड के चलते हालात ज्यादा बिगड़ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध पहले ही लगे थे, लेकिन एक साल में होने वाले 3 या 4 मिलिट्री परेड्स के जरिए हम किसी भी देश की तुलना गुमराह करना चाहते हैं ताकि विद्रोह की आवाजें ना उठें। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक चले गए, लेकिन वहां गन लेकर लड़ाकू एयरक्राफ्ट के करीब $85 लाख के हथियार भी छोड़ गए थे। इनमें से ज्यादातर इस्तेमाल तालिबानी
को अफगानिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाने के लिए कैद है। कुछ हथियार भी है जिन्हें पाकिस्तान पर भेजा गया है। यहाँ मंडी में दुकान लगाकर सेना की बंदूकें, बम, गोलियां आदि की यूनिफॉर्म, हेलमेट, खाने पीने की बोतल, बेल्ट और जूते भी शामिल हैं। ऐसा उपकरण भी यहाँ पे है जिसमें शामिल रेत के नीचे दबाया जाता है। इसके ऊपर से गाड़ी निकले पर गाड़ी पंचर हो जाती है। पाकिस्तान के मीडिया हाउस डेली में रिपोर्टर यासिम शमी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें यासिम एक ऐसी दुकान पर पहुंचे जहां अमेरिकी सैनिकों ने भी साजो सामान बेचे जा रहे हैं। इस दुकान में सभी हथियार दिखाने के लिए कहते हैं। इसके बाद वह उन्हें बताते हैं तो हमारे पास इसी तरह के हथियार और सेना से जुड़े साजी सामान भी है और ऐसे टेंट भी है जिसमें अमेरिकी सैनिक इस्तेमाल भी करते थे। शीर्ष स्तर पर 16 दिन चली सघन कूटनीति के सकारात्मक परिणाम के रूप में बुधवार को आखिर भारत ने अफगानिस्तान के पेचीदा मुद्दों पर अमेरिका और रूस को एक जमीन पर ला खड़ा किया था। काबुल में तालिबान पर नेकल करने, आतंकवाद के खिलाफ उन्हें प्रतिबद्धता हासिल करने की और कानून का शासन बहाल करने की चुनौती को साकार करने के लिए भारतीय प्रयासों को तहत अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स और रूसी सुरक्षा परिषद के प्रमुख निकोलाई पत्रुशेव को एक साथ नई दिल्ली बुला लिया गया है। इसके चीन और पाकिस्तान में खलबली मची हुई है क्योंकि दोनों तालिबान के मददगार बने हुए हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के भारत के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि CIF चीफ की भारत यात्रा को गोपनीयता के पर्दे में रखा गया है। उनकी यात्रा की पुष्टि का खंडन करते हुए भी कोई सरकारी सूत्र तैयार नहीं हुए, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के जवाहर नगर में विदेश मंत्रणा और सब लोक में प्रधानमंत्री कार्यालय की हलचलों और सिक्योरिटी सायरनों की आवाज से उनकी मौजूदगी छिप नहीं पाई। रूसी विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि पत्रपेश में यात्रा 24 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति के बीच में फोन पर बातचीत हुई और फॉलोअप के तौर पर तैयार हुई है। पुत्रशेव बुधवार को प्रधानमंत्री और INS के डोभाल से भी मिले थे। अमेरिका के इन्योल में गोलीबारी में 12 लोग घायल हो गए। 6 घायल के सेंट लुइस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इनमें से कुछ लोग की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। तो फिलहाल किसी भी मारे जाने की खबर नहीं पाई है। पुलिस अधिकारियों ने फायरिंग करने वाले 3 संदिग्धों की तलाश भी शुरू की है। गोलीबारी की यह घटना राज्य के ईस्ट सेंट लुइस के इलाके में गुरुवार शाम को 4 बजे हुई थी। बांग्लादेश के एक सांसद ने संसद में अजीब प्रस्ताव रखा था। उन्होंने मांग की थी कि कामकाजी कपल के आपस में शादी करने की रोक लगानी चाहिए, इससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। उसके इस प्रस्ताव पर सांसद में काफी मजाक भी उड़ाया गया था। ये बांग्लादेश के निर्दलीय सांसद रिलाउस करीम बबलू ने 4 सितंबर को रखा था। बबलू ने मनाता है कि देश में बेरोजगारी का कारण कामकाजी जोड़ों के बीच में हो रही शादियां हैं। अगर यह कानून बन जाता है तो देश में बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी। तो बबलू ने यह भी कहा कि पति और पत्नी दोनों काम करते हो तो बच्चों को घर पर अकेला छोड़ना पड़ता है। बच्चों को या तो घर से नौकर संभालते हैं तो वे बच्चों से बुरा बर्ताव भी करते हैं। नौकरी या पेशा जोड़ों की शादी करने वाले कानून से बच्चों के खिलाफ हो गई हिंसा में भी कमी आएगी। तो बबलू के प्रस्ताव में कई मंत्री ने इसमें पड़े। तो कानून मंत्री अनिसुल ने बबलू से कहा कि इस तरह के प्रस्ताव पर विचार करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। बबलू ने खुद भी अपने बचाव करते हुए कहा कि वो महिला सशक्तिकरण के खिलाफ नहीं है। सचिन वजे एक कॉल गर्ल को हर महीने 50,000 रुपए की सैलरी देता था। इसका खुलासा एंटिलिया केस और मनसुख हिरन ने हत्या के मामले में दायर इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की चार्जशीट में हुआ था। महिलाओं ने एजेंसियों को बताया था कि 2020 में उसने कॉल गर्ल का काम छोड़ दिया था। इसके बाद उसे हर महीने सैलरी भी मिलती थी। तो NIS की चार्जशीट में इस बात का जिक्र भी हुआ था। महिला ने अफसरों को बताया था कि इसी साल फरवरी में सचिन वजे ने उनकी कुल 76 लाख रुपए की नोट गिनने के भी दिए थे। तो महिला का दावा है कि वह सचिन वजे को 2011 से जानती है। NIA से पूछताछ के बाद महिला ने बताया था कि सचिन वजे ने उसकी एक कंपनी में डायरेक्टर बनवाया था, लेकिन इस कंपनी के अकाउंट में 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए कहां से आए इसके बारे में उसे जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे कंपनी के लेने देने के बारे में कुछ भी नहीं पता होता था। मैं बस सचिन वजे को कहने पर बैंक
ब्लैंक चेक को साइन भी कर दी थी। कैंटिलिया केस में मनसूख हिरन की हत्या के मामले में 5 दिन पहले चार्जशीट फाइल भी की थी। तो 10,000 पेज की चार्जशीट में सचिन वजीर समेत 10 लोगों को आरोपी भी बनाया गया है। देश में बीते 43 दिन 401 नए कोरोना केस मिले हैं, तो लगातार तीसरे दिन संक्रमण के नए मामले में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में 40,000 से भी ज्यादा लोगों की मौतें हुई है। वहां एक्टिव केस में 3 दिन के बाद वृद्धि देखी गई है। बुधवार को सक्रिय केस के मामले में 2,444 केसों का इजाफा हुआ है। केरल में हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। यहाँ पे 5 दिन के बाद फिर से 30,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। पिछले 24 घंटे में 27,000 से भी ज्यादा लोग रिकवर होकर अपने घर पहुंचे थे, तो कई लोगों ने वहां पे अपना दम भी तोड़ा था। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे। My life, my Lyra. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए देखते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरें। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां से हिंसा और जुल्म की तस्वीरें सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ कश्मीर से नेता उसके समर्थन में भी बयान दे रहे हैं। बुधवार को जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने तालिबान सरकार को समर्थन भी दिया था। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि तालिबान अब हकीकत बन चुका है, यहाँ पे बात समझनी चाहिए। तालिबान को अफगानिस्तान में शरिया कानून से सरकार चलानी चाहिए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने भी तालिबान का समर्थन किया है। अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि मुझे उम्मीद है कि तालिबान अच्छी तरह से सरकार चलाएगा। उम्मीद है कि तालिबान सरकार अपनी अफगानिस्तान में इस्लाम के सिद्धांतों का पालन करेगी और मानवाधिकारों का ख्याल भी रखेगी। तालिबान के सभी देशों में दोस्ताना रिश्ते बचाने की कोशिश भी करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर शेख अब्दुल्ला की 39वीं पुण्यतिथि पर पत्रकारों से बातचीत भी की थी। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 बहाल करने के लिए राज्य का दर्जा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके रूप में बदलाव नहीं आया है। तो पिछले हफ्ते फारूक के बेटे उमर अब्दुल्ला ने तालिबान को लेकर केंद्र सरकार से सवाल भी किया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र इस बार पर अपना रुख साफ करे, या तो बहु तालिबान के आतंकी संगठन मनाता है या नहीं। अगर नहीं मानता तो क्या संयुक्त राष्ट्र की आतंकी संगठनों का लिस्ट से तालिबान का नाम हटवाया जाएगा, क्योंकि भारत अभी संयुक्त राष्ट्र की परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। ग्वालियर में दिल्ली की मॉडल ने जमकर हंगामा मचाया। बीच सड़क पर नशे में धूत खड़ी हो गई थी और आने जाने वालों को रोक दिया था। वहां से गुजर रही सेना की जिप्सी को भी रोक लिया था, उससे टक्कर भी खड़ी हो गई थी। आने वालों को गालियां देती थी और मारने भी लगी। उसने लात मारकर जिप्सी की हेडलाइट भी तोड़ दी थी। जवान ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो उसे धक्का भी दे दिया था। वीडियो बना रहे लोग खुलेआम गालियां बक रही थी। हंगामा ठीक पड़ाव थाना पुलिस सड़क पर हो रहा था, तो समय पर थाने पर महिला बल नहीं था, तो महिला थाने से लेडी कांस्टेबल बुलाई गई और उसके बाद युवती को काबू में लिया गया। पुलिस ने युवती को मेडिकल करवाया और वह नशे में थी। बाद में उसे बचाने के लिए 2 युवतियां भी थाने पहुंची थी। यह दिल्ली से ग्वालियर आई थी। यहाँ पे क्यों आई थी, यह बात का खुलासा न पुलिस कर सकी है और न लड़की। टॉलीवुड एक्टर राणा दब्बवाती बुधवार के प्रदर्शन में हॉडी के सम्मान पेश हुई थी और मामला 2070 के ड्रग केस से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का था।
बाहुबली फेम में एक्टर सुबह करीब 10 बजे ईडी ऑफिस में पहुंचे थे। चर्चा है कि ईडी के अधिकारी मामले में कुछ मशहूर हस्तियां के संदिग्ध संबंधों की जांच के तहत राणा से उनके बैंक विवरण और वित्तीय लेन देन के बारे में पूछताछ भी की गई है। राजा ने सामने पेश होने वाले 5वीं टॉलीवुड हस्ती है। 31 अगस्त के बाद उन्होंने अब तक निर्देशन पुरी जगन्नाथ, एक्टर चार्मी कौर, रकुलप्रीत सिंह और नंद से पूछताछ भी की थी और ईडी ने रजितेजा, नवदीप, महमूद खान, तनिष और रवि ड्राइवर श्रीनिवास इनको भी ड्रग्स रैकेट के सिलसिले में तलब किया था। ईडी ने पिछले महीने ही टॉलीवुड से जुड़े 10 लोगों से एक और निजी क्लब मैनेजर सहित अन्य 2 एलडीएस और एमबीडीएस सहित क्लास ए के मादक पदार्थों की तस्वीरों से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत नोटिस भी जारी की थी। नंदू ने मंगलवार 8 घंटे तक पूछताछ भी की थी। तो मामलों के मुख्य आरोपी कैल्विन ने अब 2 अन्य से भी मंगलवार ईडी के अधिकारियों से पूछताछ भी की थी। तेलंगाना के शराबबंदी और उत्पादक शुल्क विभाग के विशेष जांच दल द्वारा 2017 में पूछताछ भी की गई थी और टॉलीवुड हस्तियों की सूची में राणा, तकुपाथी और रकुलप्रीत का नाम नहीं आया था। हालांकि रकुलप्रीत से पूछने के नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई ने बॉलीवुड में कथित ड्रग्स सांठगांठ में पूछताछ भी की थी। तो ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ 2 जुलाई 2017 को हुआ था, जब कस्टम ऑफिसर्स ने संगीतकार कैल्विन को और 2 अन्य को गिरफ्तार भी किया था और साथ में उनके कब्जे में 30 लाख रुपयों की ड्रग्स भी जब्त की थी। गणेश चतुर्थी पर आमतौर टेराकोटा की मूर्तियों का चलान लंबे समय से हो रहा है, लेकिन विसर्जन के समय तालाबों और नदियों में इसका नुकसान पहुंचता है। यही वजह से आस्था के साथ साथ अब लोग भी पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता देने लगे थे। विचारों में आया यह बदलाव नए इको फ्रेंडली स्टार्टअप को भी जन्म दे रहा है। माटी गणेशा ऐसा स्टार्टअप है जिसमें गणेश की प्रतिमा को मिट्टी से बनाया जाता है। तो कारीगर इसे हाथों से बनाते हैं और सूर्य की किरणों में रखकर पकाते हैं। जोधपुर के भुवनेश्वर यहाँ स्टार्टअप 300 मूर्तियां बनाने से शुरू भी किया था। अब इसकी डिमांड 3000 से भी अधिक मूर्तियों तक पहुंच गई है। मिट्टी और प्राकृतिक वस्तुओं से निर्मित यह मूर्तियां हर किसी को लुभा दे रही है। इसके साथ ही जूट टब भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसमें गणपति का विसर्जन घर पर ही कर सकते हैं। तो विसर्जन के साथ मिट्टी टब में ही रह जाएगी और उसमें उगाने के लिए एक मूली, पालक या बीज के पाउच भी साथ में दिए जा रहे हैं। इसके बाद बीज मिट्टी में बोए जा सकते हैं और हरी सब्जियों उसमें उगा सकते हैं। यह बीज गणेश कॉन्सेप्ट यूथ बहुत पसंद आया है। तो माटी गणेश का यह पहला ऐसा स्टार्टअप है जो शास्त्रों के अनुसार मूर्तियां बनवाकर आस्था की उद्यमिता, रचनात्मकता, प्रकृति एवं परंपरा से जोड़ने का प्रयास भी कर रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओवरऑल रैंकिंग जारी कर दी है। इस रैंकिंग में इंदौर और भोपाल को इंस्टीट्यूट की वजह मिली है। टॉप 100 में आईआईटी के दौर रैंक पर 30 और स्कोर 53 रहे हैं। वहां में भोपाल के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च को 48.5 के साथ 50वीं रैंक भी मिली है। तो स्कोर के साथ चेन्नई का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के पहले पायदान पर है। तो दूसरे पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, तीसरे स्थान पर आईआईटी मुंबई भी है। इंजीनियरिंग में आईआईटी इंदौर टॉप 200 में है, 13वें रैंक पर है, स्कोर 62 है। तो स्कोर के साथ भोपाल और मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को 60वीं रैंक भी दी गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासर में सरपंच के मकान में 50 लाख रुपयों की कहानी झूठी निकली। कर्जदार से परेशान होकर सरपंच ने अपने पति के साथ मिलकर सारी कहानी रची थी। पुलिस ने जांजागीर में बेचे गए 6 लाख रुपयों के गहने के दस्तावेज और 28 लाख रुपयों की बरामद कर लिए हैं। अब सरपंच और उसके पति के खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। तो मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र का भी है। मसूरी की सरपंच गिरवा देवी अग्रवाल के पति कमल अग्रवाल ने 4 सितंबर को सुबह 4 बजे अपने घर में चोरी की सूचना दी थी। कमल ने बताया था कि चोरों के 3 सितंबर रात उनके मकान में ताला तोड़कर 15 तोला सोना और 15 लाख नकद पाकर लिया था। तो शिकायत पर एएसपी रोहित झा, थाना प्रभारी प्रकांड टीम और सारे पहुंच गए थे। हाल ही डॉग स्क्वाड की टीम भी फोरेंसिक एक्सपर्ट के साथ मौके पर बुलाया गया था। तो जांच में पता लगा था कि 1 सितंबर को सरपंच गिरजा अग्रवाल ने अपने सहायक के साथ जांजगीर में आकर 16 किलो सोना का जेवर भी बेचा था।
फिलहाल बस इतना ही। ज्यादा समाचार के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक देखते रहिए के न्यूज नेशनल। धन्यवाद।